हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 28 मई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 28 मई 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने ये है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा और आपको जो इसका आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में अभी देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस करी गई थी काफ़ी लोकसभा में 8 अगस्त 2022 को, ये डेट भी पूछी जाती है कई शिफ्ट्स में, तो डेट भी पूछी गई है। ये बिल जो अमेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब पास हुआ था, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उसको अमेंड करता है। और आपके ऑप्शंस है, पहले एक बार क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल इंट्रोड्यूस करी गई थी कहाँ पे, लोकसभा में 8 अगस्त 2022 को। और ये जो बिल है, पहले का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसको अमेंड पार्लियामेंट में कब पास किया गया था। और आपके ऑप्शंस है 2005, 2001 और 2003। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं हम लोग अपने जो फर्स्ट आर्टिकल है जो कि फ्रंट पेज पे है उसकी तरफ। ये फर्स्ट आर्टिकल है, अ न्यू हाउस अगेन इन रेड सैंडस्टोन। एक नया घर जो कि एक बार और से फिर से रेड सैंडस्टोन में आ गया। रेड सैंडस्टोन एक ईडीएम है जिसका मीनिंग होता है एक मुद्दे में आना। बेसिकली रेड सैंडस्टोन लाल पत्थर जो होते हैं वो सदर्न रीजन में पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेटू में। ओके, ये है आर्टिकल। आज इनोग्रेशन होना है किसका, पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग का इनोग्रेशन होना है आज 28 मई को। और इस बिल्डिंग में एक नई चीज़ लाने की बात की जा रही है, कौन सा, जो सेंगोल है, SENGAUL सेंगोल। इसका यहाँ पे जो लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे जहाँ पे उसके सामने इसको इंस्टॉल करने की बात चल रही है। सेंगोल के बारे में मैं कल भी आपको बताया था। सेंगोल क्या होती है, ये एक स्क्रिप्चर है, एक कलाकृति है जो कि चोला डायनेस्टी में, जो कि मेनली तमिलनाडु वाली क्षेत्र में पहले चोला डायनेस्टी हुआ करती थी। उस चोला डायनेस्टी में एक किंग से दूसरे किंग के पास जो पावर ट्रांसफ़र होती थी उसे एज अ सिंबल, पावर ट्रांसपोर्ट का एज अ सिंबल यही सेंगोल माना जाता था और सेंगोल दिया जाता था पावर ट्रांसफ़र के रूप में। ये पार्लियामेंट में क्यों आया, क्योंकि 1947 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट में पावर ट्रांसफर हो रही थी तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये सेंगोल जो है गिफ्ट करी गई थी, यानी कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल दिया गया था ये सेंगोल के रूप में। जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है ना, हिंदी में इसे कहते हैं राजदंड, ताकि एक राजा से दूसरे राजा में पावर ट्रांसफर हुई है उसी को लेके, इसी को सेंगोल कहते हैं। और ये इंस्टॉल की जाएगी कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ओके, ये था आर्टिकल। और पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है इसके कुछ कैपेसिटी वगैरह आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में, पहले जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग था उसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक ज्वाइंट सेशन जो चलता था, यानी कि जहाँ पे लोकसभा के भी सदस्य बैठेंगे राज्यसभा के भी सदस्य बैठेंगे, उस हॉल, वो भी हॉल था। लेकिन नया पार्लियामेंट में ये ज्वाइंट सेशन का हॉल है ये नहीं बनाया गया है, बस लोकसभा और राज्यसभा है। उसके बाद लोकसभा में जो सीटिंग कैपेसिटी है ये 888 जो सीटिंग कैपेसिटी है ये है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1272। ये ज्वाइंट सेशन का जो हॉल नहीं बनाने का कारण यही है क्योंकि लोकसभा में अभी कितने मेंबर्स हैं, 545 और दो तो हटा दिया गया ना, 543 ही है। दो जो एंग्लो इंडियन से अपॉइंट किए जाते थे वो भी हटा दिया गया है। अब 543 ही लोकसभा के मेंबर्स हैं और कैपेसिटी कितनी है 888, और राज्यसभा की 243 है। ये दोनों भी मिलकर बैठेंगे फिर भी हॉल नहीं बढ़ेगा, इस कारण से लोकसभा में भी ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है। और तो कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है 1272। अगर सीट भी बढ़ाई गई 2026 तक सीट जो है ये फिक्स है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अगर बढ़ाई जाती है फिर भी ये जो 1272 पर्सन है यहाँ पे बैठ सकते हैं लोकसभा वाले चैम्बर में। ओके, राज्यसभा की कैपेसिटी की बात करें, राज्यसभा की कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 384 सीट का कैपेसिटी है। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था ये कब बनाया गया था, 1927 में बनाई गई थी, 1927 में ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, ये था आर्टिकल। पढ़ते हैं हम लोग बगल वाले आर्टिकल की तरफ जो कि है PM कॉल्स अपॉन CM वर्क्स एज टीम इंडिया। बेसिकली हुआ क्या, नीति आयोग का मीटिंग जो है ये चेयर किया गया है हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये कौन सा मीटिंग था, 8th मीटिंग था। क्यों, क्योंकि नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था, 2015 में। और 2015 से 2023 तक अभी 8वां साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नीति आयोग के फॉर्मेशन का, और इस बार 1 जनवरी को कर लिए हैं। तो इसका 8th मीटिंग जो है ये हेल्ड किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसको चेयर कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब। क्यों, क्योंकि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं ये कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ये अपॉइंट किए जाते हैं। 2 पोस्ट आपको नीति आयोग के याद रखने हैं, वाइस चेयरमैन और इसके बाद CEO। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है और CEO नीति आयोग के कौन है, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग का, ये 1 मई 2022 को अपॉइंट किए गए थे। ये डेट आपको याद नहीं रखनी है। और इसका नाम क्या है, सुमन, SUMAN, सुमन बेरी, BARY, सुमन बेरी।
और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नीति आयोग का, ये कौन है? परमेश्वरन अय्यर। जुलाई 2022 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था नीति आयोग के CEO का। फर्स्ट CEO नीति आयोग के कौन थे? अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत। अच्छा, नीति आयोग क्या है? ये पहले 5 ईयर प्लान होते थे, 5 ईयर प्लान्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स 1951 में लॉन्च की गई थी, 1951 से 1956 तक। इसे हम लोग हेरोड डोवल मॉडल भी कहते हैं, और इसका फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। इसी 5 ईयर यानी कि 12th 5 ईयर तक आते आते 12th 5 ईयर लास्ट जो 2012 से 17 तक था, ये 2012 से 17 तक 12th 5 ईयर हुआ, जो कि लास्ट 5 ईयर है। और इसी को हटा के 5 ईयर को हटा के नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, इसका मॉडल क्या था, किस सेक्टर पे फोकस था, ये एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बाड़ा है, बाड़ों को याद कर लो तो काफ़ी बेहतर है। फर्स्ट जो है हेरोड डोवल मॉडल पे बेस्ड है, और ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सेक्टर पे फोकस है। सेकंड जो है ये था, अच्छा इसका पीरियड भी पूछा जाता है 1951 से लेकर 1956 तक। सेकंड का पीरियड 1956 से लेकर 1961 तक। और ये किस सेक्टर पे फोकस था? ये फोकस था जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर। 3 स्टील प्लांट्स भी इस 5 ईयर प्लान के तहत, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत सेटअप किए गए थे। 3 स्टील प्लांट्स कहाँ पे? दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों स्टेट्स में, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पे भी सेटअप किए गए थे तीनों स्टील प्लांट्स। हैवी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि जिसमें फोकस किया गया था किस मॉडल पे? ये सेल्फ रिलायंट जो मॉडल है, इस पे फोकस किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। और CGL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड है? ओके, ये था नीति आयोग के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और इसमें कई सारे CMs के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया। हाँ, कुछ रीजन्स इसमें बताए गए हैं, पॉलिटिकल रीजन है, उन सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस नीति आयोग का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? नीति एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? नीति मीन्स बिहेवियर, एक नीति, जिस तरीके से आप बोल सकते हो अ पर्सन का बिहेवियर किस तरीके से होता है, उसी को हम लोग नीति कहते हैं। नीति का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा, इसी का फुल फॉर्म हुआ नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको जम्मू कश्मीर से देखने को मिलेगा। 4500 से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडित जो है ये खीर भवानी मेला को अटेंड करेंगे। खीर भवानी मेला जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में होता है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और ये टेंपल है खीर भवानी टेंपल, वहाँ पे इनॉग्रेट की जाती है खीर भवानी मेला। ये आर्टिकल मैं इसलिए न्यूज़ में ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेला जो है फेयर एंड फेस्टिवल्स जो स्टेट्स के हैं ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बेसिकली 2 फेस्टिवल्स आपको याद रखना है। खीर भवानी मेला, एक ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये मार्च से लेकर मई के महीने में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप जो गार्डन है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में बेसिकली है, वहाँ पे ये ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और खीर भवानी मेला खीर भवानी टेंपल पे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ डांसेस आप बता सकते हो, जैसे डुमहल, DUMHAL, डुमहल, रॉफ ROUF। और रॉफ से एक क्वेश्चन आया था IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में, ये क्या आया था? रॉफ जो डांस है, ये डांस तो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट की जाती है, बट ये कौन से कम्युनिटी के द्वारा और कौन से त्यौहार में सेलिब्रेट की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ईद जो रमज़ान का महीना होता है वहाँ उस त्यौहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उस महीना में ये डांस को परफॉर्म किया जाता है, रॉफ डांस को। तो दुमहल, रॉफ, उसके बाद बच्चा नगमा, BACHA बच्चा नगमा, उसके बाद कूड डांस, KUD कूड डांस, ये सारे डांस जो है जम्मू कश्मीर में फेमस है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट जनरल है LG, आपको मनोज सिन्हा जी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आर्टिकल वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है वो 28 मई को आज है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इसमें स्टडी की गई थी जिसमें लगभग 12% जो यंग गर्ल है वो इसके बारे में एक कर्ज समझती है, यानी कि देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन जो कि गर्ल्स में पाई जाती है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल OPS का विस्तार, लाभार्थी बने 1,69,000। ये क्या है? बेसिकली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने वादा किया था ऑल पेंशन स्कीम जो है स्टेट में रीइंस्टॉल करेंगे, वापस से लागू करेंगे ऑल पेंशन सिस्टम स्कीम, बेसिकली ऑल पेंशन स्कीम, और ये लागू कर दिया गया है। बस यही है। हिमाचल प्रदेश का CM जो आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा, ये सेंगोल सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर बट इट डिडंट गेट ड्यू रिस्पेक्ट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। ये सिंबल गिफ्ट के लिए जा रही है जो अधिनम्स है। अधिनम क्या होते हैं? मठ के जो हेड होते हैं, हिंदू मठ तमिलनाडु में, उसके हेड को अधिनम कहते हैं तमिल में, वो इनके द्वारा सेंगोल जो है प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट की जा रही है ऑन द ईव ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन, यानी कि कल शाम में ये जो गिफ्ट है, ये कौन सा गिफ्ट है? सेंगोल, ये गिफ्ट की जा रही है अधिनम के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को। ओके, ये काफ़ी बातें इसमें बताई गई है। 1947 से जो
तिरुवदुथरई अधिनम, तिरुवदुथरई एक मठ है, मोनेस्ट्री है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, उसके अधिनम यानी कि उसके जो हेड है उसके द्वारा 1947 में ये सेंगोल वगैरह ये क्रिएट कराई गई थी 2 ज्वेलरी शॉपर्स ज्वेलर्स के द्वारा, जो कि चेन्नई में बेस्ड है। फिर ये सेंगोल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिए। इसी को लेकर यहाँ पे बातें बताई गई है। और ये आइडिया कहाँ से आया है कि सेंगोल एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर जो है ये एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ये आइडिया आया जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक सिंबल कोई बताइए जिसके जो कि एक सिंबल होगा ट्रांसफर ऑफ पावर का। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए सी राजगोपालचारी जी के पास, जो कि उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने बताया कि एज अ सेंगोल को एज अ पावर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सिंबल मान सकते हैं सेंगोल को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो सेंगोल उस टाइम पे दिया गया था प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ये रखा गया था म्यूजियम में। कौन सा म्यूजियम, जो कि इलाहाबाद में है। ये म्यूजियम इलाहाबाद में है, आनंद भवन दिल्ली से लाके यहाँ पे रखा गया था म्यूजियम में। और इसका जो टेक्स्ट है जो कि तमिल में लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कौन, यहाँ के जो म्यूजियम के क्यूरेटर थे, कि CURATOR, क्यूरेटर क्या होता है, म्यूजियम का देखभाल करने वाला। और इनके द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ये बोल रहे थे एक गोल्ड का कुछ सिंबल है वो यहाँ पे रखा गया है। ये म्यूजियम बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ताकि उनकी याद की कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी जाएँ। इलाहाबाद में आपको यानी कि प्रयागराज में आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। आर्मी चीफ 2 दिन के विजिट पे जाएंगे कहाँ पे, मणिपुर में। आर्मी चीफ जाने वाले हैं 2 दिन के विजिट पे मणिपुर में। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में कुकी, KUKI कुकी और मीटी पीपल के बीच में झड़प देखने को मिली है। कुकी एक ट्राइब है मणिपुर की, और मीटी पीपल को ST का स्टेटस गवर्नमेंट दे रही थी, और इसी के विरोध में कुकी के द्वारा यहाँ पे आंदोलन वगैरह किया गया, और दोनों कम्युनिटी के बीच में झड़प देखने को मिली। कहाँ पे? मणिपुर में। अभी जो सिचुएशन है स्टेबलाइज हो चुकी है, और जो होम मिनिस्टर है वो भी जाएंगे। फिर ये आर्मी चीफ मनोज पांडे जी है, ये भी जाएंगे कहाँ पे, मणिपुर में। और गए भी यहाँ पे जो मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके जी, उनके साथ में राजभवन में इनकी मीटिंग हुई है। ओके, आर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं तो आर्मी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्मी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में बेसिकली 4 तो बॉडी आती है। कौन कौन सी आती है? तो बहुत सारा बॉडी, मेनली 4 जो डिफेंस सेक्टर का है। ये कौन कौन सा? इंडियन आर्मी है, फिर उसके बाद एयरफोर्स, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, ये चारों बॉडी। इसके अलावा NCC नेशनल कैडेट कोड, ये भी जो है डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आती है। NCC होम मिनिस्टर के अंदर नहीं आती है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। NCC डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, और डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत ही जो ब्रो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। ओके, ये था आर्मी के बारे में। आर्मी के 7 कमांड्स है बेसिकली, रीजनल कमांड्स, यानी कि पूरा कंट्री में आर्मी को जो है 7 कमांड्स में बांट दिए गए हैं। 7 कमांड्स में कैसे हम लोग इसको बताएं, 7 कमांड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आर्मी का जो 7 कमांड्स है, 4 तो आपके डायरेक्शन के नाम पे है, यानी कि नॉर्थ कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। उसके बाद एक है सदर्न वेस्टर्न कमांड, और एक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। फिर उसके बाद एक और है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपको उधमपुर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, UDHAMPUR, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर चांदी मंदिर में देखने को मिलेगा, और सेंट्रल वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। आर्मी मिलिट्री स्कूल का हेडक्वार्टर आपको शिमला, जो है शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहाँ पे आर्मी मिलिट्री स्कूल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था आर्टिकल आर्मी के बारे में। आर्मी डे जो है 14 जैन को मनाया जाता है, 14 जैन 15 जैन को, 14 जैन को बेसिकली आर्मी डे जो है ये मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है बाइकआउट करेंगे नीति आयोग का मीटिंग, जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पे डिस्कस किया, उसी को लेकर पूरा आर्टिकल है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे एग्जाम से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई सारे स्टेट्स के CM के द्वारा यहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया गया। हेड चेयर किसके द्वारा की गई थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेहरू जी का जो कल यानी कि 27 मई को डेथ एनिवर्सरी है, ये मनाया गया, श्रद्धांजलि दी गई। और इनके जो मार्टरडम है, इनकी जो डेथ बॉडी कहाँ पे है? शांति वन है, ये प्लेस का नाम आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में, शांति वन। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? यूके का मिनिस्टर है तारिक, ये विजिट करेंगे कहाँ पे? इंडिया में, और ये विजिट किए हुए इनके बारे में ये आर्टिकल है। ऋषि सुनाक जी भी विजिट करेंगे, इसके बारे में भी बातें चल रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें इसमें नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह इसमें साइन नहीं की गई है। कुछ चीज़ें इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में यहाँ पे बताई गई है। इंडिया और यूके की हम लोग बात करें, यानी कि ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज जो है वो भी करते हैं। कौन कौन सा एक्सरसाइज? अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो कि आर्मी का है, उसके बाद कोंकण एक्सरसाइज, ये सारे एक्सरसाइज जो है ब्रिटेन के साथ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा नीचे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसमें डिसेबिलिटी का क्वेश्चन जो होगा नहीं होगा, ये निर्णय लिया गया है, और इसके अगेंस्ट अपोज की जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 6th वर्जन होगा, इसमें डिसेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया हुआ है।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा 25 में से 9 हाई कोर्ट्स जो है सिर्फ इसी 9 हाई कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स होती है, जो कि फेयर जुडिशरी का जो है सिंबॉलिक बताया जा रहा है। जुडिशरी का फेयरनेस जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई थी कि सारे कोर्ट्स में जो लाइव प्रोसीडिंग्स है वो दिखाई जाएंगी, लेकिन नहीं दिखाई जा रहा है। 25 में से बस 9 हाई कोर्ट्स में ही लाइव प्रोसीडिंग्स जो है वो दिखाई जा रहे हैं। ये हाई कोर्ट्स जो होते हैं, अभी टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, कई सारे स्टेट्स के 2 हाई कोर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैं बात करूँ यूटीज़ की, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूटी का हेडक्वार्टर कौन सा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बिलोंग करता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के। फिर उसके बाद चंडीगढ़ यूटी यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन कौन सा हाई कोर्ट में है, ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। लक्षद्वीप का कोची में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव का मुंबई हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। और उसके बाद अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, इसका जुरिस्डिक्शन कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट की बात करें 26 जून 1950 को सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। और 59 थे यू ललित। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको साइंस वाले पेज से देखने को मिलेगा। साइंस वाले पेज में क्या, क्योंकि आज संडे है और कोई भी एडिटोरियल या टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज नहीं मिलेंगे आपको, साइंस वाले पेज से देखने को मिलेगा। चीता जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, कोई भी स्पेटियल इकोलॉजी को कंसीडर किए बिना ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कुनू नेशनल पार्क में। स्पेटियल इकोलॉजी क्या होता है, वहाँ की स्थानिक इकोलॉजी को स्टडी किए बिना ही, उसको कंसीडर किए बिना ही यहाँ पे चीता ला दिए गए थे। इसको लेके ये जो स्टडी है ये की गई है। और यहाँ पे जो 3 कब्स का बेसिकली यहाँ पे डेथ देखने को मिलेगा चीतास का। इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो चीता है ये न्यूज़ में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसमें $100 मिलियन फंडिंग करने की बात की जा रही है अगले 5 सालों तक इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली जो ज्वाइन करने वाला कंट्री है ये नेपाल आपको देखने को मिलेगा। और बिग कैट्स 7 होते हैं बेसिकली। कौन सा? 7 में से 5 हमारे देश में पाया जाता है, बाकी 2 नहीं पाया जाता है। 2 कौन सा नहीं पाया जाता है, ये पूमा एंड जैगुआर, ये दोनों बिग कैट्स नहीं पाए जाते हैं। 5 कौन सा पाए जाते हैं, लायन बेसिकली गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन का होम माना जाता है पूरे एशिया में, बस यहीं पे पाया जाता है गिर नेशनल पार्क गुजरात में। एक बिग कैट्स हो गया लायन। फिर उसके बाद टाइगर, चीता जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ कुनू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। लायन, टाइगर, चीता। फिर उसके बाद लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, ये 5 हो गए और 2 इधर 7, ये 7 बिग कैट्स है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हम लोग ये जो बिग कैट्स कहाँ, ये चीता कहाँ से लाया है, कुनू नेशनल पार्क पे लाया गया है, जो कि सीपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कुछ चीताज को रीलोकेट करने की बात की जा रही है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये चीताज लाए गए थे 2 कंट्रीज से, 2 साउथ अफ्रीकन कंट्री से। कौन सा ये था, एक तो साउथ अफ्रीका कंट्री जहाँ से 2 अफ्रीकन कंट्री से बेसिकली। ये साउथ अफ्रीका कहाँ से, हाँ, एक 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाया गया था और नामीबिया से 8 चीताज लाए गए थे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आयरन फोर्टिफिकेशन के बारे में। आयरन किसी भी स्टेपल फूड्स में, स्टेपल फूड्स क्या होता है, ऐसे फूड्स जो कि हम बड़ी मात्रा में खाते हैं, जैसे चावल यानी कि राइस और व्हीट, चावल और आटा बड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल होता है, फोर्टिफाइड व्हीट होता है। फोर्टिफाइड के बारे में कल भी आर्टिकल आया था। फोर्टिफाइड राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इसको लेकर कल आर्टिकल आया हुआ था। और आज क्या आया हुआ है, ये साइंस वाले पेज में है। तो इसमें क्या है, आयरन का जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि स्टेपल फूड्स में, राइस और व्हीट में और कई सारे फूड्स में जो आयरन मिलाया जाता है अलग से, ये आयरन कहीं ना कहीं बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव आयरन को प्रोड्यूस करता है। इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश की गई है। और ये एक्सेसिव आयरन जो है बॉडी में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। देखा गया कि जितना भी फोर्टिफाइड आयरन होते हैं, अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो अपने डाइट में जो नेचुरल आयरन है उसका इंटेक ठीक मात्रा में ले रहा है, जैसे हरी पत्तेदार साग सब्जी वगैरह खा के, तो क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में तो ठीक मात्रा में आयरन है। लेकिन जब हम वो पर्सन फोर्टिफाइड व्हीट या फोर्टिफाइड राइस खाएंगे तो आयरन की क्वांटिटी जो है इसको बॉडी में बढ़ जाएगी। आयरन की क्वांटिटी जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, उस गट इन्फ्लेमेशन वगैरह होंगी, कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस आयरन हैज़ बीन क्लोजली लिंक टू डायबिटीज़, एब्नॉर्मल फैट ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है एक्सेसिव आयरन के कारण। इसके बाद कई सारे केमिकल्स का जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, जमाव, मसल वगैरह, लिवर टिश्यू वगैरह, ये सब चीज़ों में जो है काफ़ी हानि देखने को मिलती है आयरन का मात्रा एक्सेस होने से बॉडी के अंदर। इंटेस्टिनियल जो हेल्थ होती है वो भी इम्पैक्ट होता है आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से। आयरन का जो एक्सक्रीशन है, बाहर निकलना, ये सिर्फ ब्लड के माध्यम से होती है। इसलिए मेंस में आयरन की कमी नहीं पाई जाती, बट वीमेंस में पाई जाती है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो ये था क्या आयरन फोर्टिफिकेशन के बारे में। इस स्टडी में ये चीज़ें जो है बताई गई है। आयरन जो पर डे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो सेट की गई है आयरन, वो 10 mg पर डे की होनी चाहिए और हाईएस्ट जा सकती है 40 mg पर डे। इससे हाईएस्ट जाएगी तो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट जो वो आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर कंसर्न जताई गई है। ओके, ये था आयरन फोर्टिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा, ये क्या आर्कटिक जो है, आर्कटिक वार्म हो रही है। आर्कटिक आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का नॉर्थ वाले
एरिया पे, ये आर्कटिक वार्म होने से फीमेल आर्कटिक स्क्वेरल्स जो है ये हाइबरनेशन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ठंडी के दिनों में हाइबरनेशन होती है। हाइबरनेशन क्या, ठंडी के दिनों में मेढक वगैरह के द्वारा जो भी एम्फीबियंस वगैरह होते हैं या फिर ये मेमल्स वगैरह होते हैं, ये मेमल्स बेसिकली नहीं एम्फीबियंस करते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, इसके द्वारा हाइबरनेशन की जाती है। यानी कि हाइबरनेशन का ही दिनों तक सोना या कई दिनों तक इनएक्टिव रहना, इसी को हाइबरनेशन पीरियड कहा जाता है। और यहाँ पे आर्कटिक रीजन में गर्मी बढ़ने के कारण ये जो फीमेल आर्कटिक स्क्वेरल है ये हाइबरनेशन नहीं कर पा रही है। ये कहीं ना कहीं कंसर्न जताता है कि आर्कटिक रीजन में गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ने से यहाँ पे बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो क्लाइमेट चेंज होने से बर्फ वगैरह पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा। आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च सेंटर भी है, कौन सा, हिमाद्री रिसर्च सेंटर, जो कि नॉर्वे जो एरिया है, नॉर्वे का एक आइलैंड पे स्थित है हिमाद्री और आर्कटिक में। और नीचे यानी कि अंटार्कटिक में 3 हमारे रिसर्च सेंटर्स है, जिसमें से एक तो बंद हो गया। ये कौन सा बंद हुआ है, दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में सेटअप की गई थी। उसके अलावा 2 अभी भी चालू है, कौन सा, मैत्री और भारती, ये दोनों अभी भी चालू है। दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुकी है, मैत्री और भारती न्यूली है। 2012 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किया गया था भारतीय रिसर्च सेंटर का, और मैत्री 1988-89 के आसपास की गई थी। कहाँ पे, अंटार्कटिक रीजन में। ओके, ये था आर्टिकल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किया गया है जो कि पैरालिसिस यानी कि आर्म्स और लेग्स के पैरालिसिस को, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है ये यहाँ पे सिग्नल्स भेजने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। किसी भी पर्सन को पैरालिसिस होता है तो आर्म्स और लेग्स जो है ये वाली पार्ट अगर काम करना बंद कर दिया जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा एक डिवाइस के थ्रू, ताकि ये स्पाइनल कोड और ब्रेन सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कोड को, फिर स्पाइनल कोड वगैरह इसको मूवमेंट कराएंगे। स्पाइनल कोड जो है ये मूवमेंट कराएंगे किसको, आर्म्स को और लेग्स को। तो यहाँ से पैरालिसिस को एक रिलीफ मिलेगा, पैरालिसिस पेशेंट को इसको नेचुरल कंट्रोल करने में। एक बार जब ये मूवमेंट सिग्नल पहुँचा दिया इस डिवाइस के थ्रू, इस डिवाइस को स्विच ऑफ कर दो, फिर ये अपने आप लेग्स एंड आर्म्स जो है काम करने लगेंगे और ये ब्रेन्स के द्वारा जो स्पाइनल कोड है उसको सिग्नल्स जो है कंटिन्यूसली मिलने लगेंगे। ओके, ये था पैरालिसिस के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा, ये बगल में नहीं नीचे देखने को मिलेगा FAQ वाले पेज में, ये चीटा डेथ्स क्यों हो रहे हैं कुनलुन रिजर्व में, इसको लेकर आर्टिकल है। ये वही आर्टिकल जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे है हाउ कैन FAQ वाले पेज में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पेज में, हाउ कैन सिटीजन्स फाइल सेंसस डिटेल्स ऑनलाइन। सेंसस डिटेल्स जो है ऑनलाइन कैसे सिटीजन फाइल करेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई है। सबसे पहला कंडीशन, सिटीजन्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए NPR में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। ये रजिस्टर्ड सिटीजन्स ही खुद से आधार और मोबाइल नंबर ये लिंक वगैरह करके खुद से एन्यूमरेटेड कर सकते हैं। एन्यूमरेटेड मतलब खुद से जो डेटा है वो वहाँ पे भर सकते हैं सेंसस वाले चीज़ में, सेंसस वाले वेबसाइट पे। और यहाँ पे इसके लिए कुछ जो पेनल्टी वगैरह ये भी दिखाई गई है, जैसे सेंसस ये मैंडेटरी है, एक्सरसाइज गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज पनिशेबल ऑफेंस, गलत जानकारी देना एक पनिशेबल ऑफेंस है। और ये खुद से वही पर्सन भर सकते हैं जो जिसका रजिस्ट्रेशन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में किया हुआ हो। ये आप देख लो, ये हाँ जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, इन्होंने पार्लियामेंट ये सेंसस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने के दौरान ये बुक रिलीज़ की थी। नेक्स्ट आपको ये जो सेंसस है ये बेसिकली अमेंडमेंट प्रपोज, एक बिल जो प्रपोज करने की बात की गई है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। इस बार जो मॉनसून सेशन होगी पार्लियामेंट में वहाँ पे बिल प्रपोज की जाएगी। कौन सा बिल, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट है 1969 का, ये बिल प्रपोज की जाएगी। और इसमें अमेंडमेंट करके क्या किया जाएगा, जो बर्थ और डेथ है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे कहाँ पे, जो रजिस्टर्स है वहाँ पे ऑटोमेटिकली, यानी कि डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल अपडेशन की बात की जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक्ट जो है 1969 में पास की गई थी पार्लियामेंट में, उसको अमेंडमेंट करने की बात चल रही है। इससे क्या होगा, जितने भी स्कीम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होगी। इसको लेके ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में पास करने की बात की जा रही है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन अमित शाह जी के द्वारा दी गई है। सेंट्रल स्टोर डेटा जो अपडेट वगैरह होंगे रियल टाइम पे, ये सब चीज़ें इस बिल के अमेंडमेंट से होंगी। उसके बाद सेंसस एक्ट 1948, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये MTS 16 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। सेंसस एक्ट कब आया था, 1948 में आया था, यानी कि आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। ये क्या करता है, रोकता है बार्स क्या शेयरिंग, किसी भी इंडिविजुअल्स का डेटा स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सेंसस का डेटा जो है किसी भी स्टेट या फिर सेंटर के साथ नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन एग्रीगेट डेटा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये शेयर किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल्स का। लेकिन ये जो सिटीजनशिप रूल्स है 2003 का, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये इसके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं जितना भी रजिस्ट्रेशन ये डेटा वगैरह होती है गवर्नमेंट के साथ, ताकि चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर पाए। और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट आसाम आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये था कौन सा सेंसस, किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, डिटेल्स ऑनलाइन कैसे भरेंगे इसको लेके। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल यानी कि 29 मई को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच वाचिंग। बट जाने से पहले क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर मैं यहाँ पे देके जाऊँगा। ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 8 अगस्त 2022 को, ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करेगा। सही आंसर है आपका 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो कि 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।